नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में सामान्य विज्ञान के 65 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। साथियों, ये क्वेश्चंस आप पेपर में स्किप कर देते हैं या तो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं। आज की इस क्लास में आपको ये 65 क्वेश्चंस पूरे देख लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आगे भी बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चंस आज कंप्लीट देख लेने हैं। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वे जीव जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखना, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता। आप देखिए, हरे पौधे या उनके किसी भी भाग को कौन खाता है, तो जो शाकाहारी प्राणी होते हैं। अब शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो सामान्यतः उसके रक्तदाब में क्या परिवर्तन आता है। यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखो, जब एक व्यक्ति वृद्ध यानी बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो रक्तदाब है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा कि बढ़ जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है। तो साथियों, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है। याद रखिएगा, प्रकंद कहलाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो भाई इनमें से वो कौन सा तत्व है जो कि साथियों उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो उर्वरक में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस तो पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। ध्यान से देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, मायोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो होता है लोहा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा आपको याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस आपके बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, बाकी सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये क्लास कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। देखिए, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला लेंस कौन सा है, यानी जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है। तो साथियों देखिएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण आपसे पूछा है। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। तो साथियों ये जो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम है ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का ही एक उदाहरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। अब 10 मीटर की दृष्टि दोष, देखो 10 मीटर यानी साथियों आप मान सकते हैं कि 10 मीटर कितना दूरी होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। तो 10 मीटर की दूरी दिखाई नहीं दे रही है, यानी उसको जो है निकट दृष्टि दोष होगा। अब 10 मीटर तो नज़दीक होता नहीं है, दूर होता है, यानी दूर की वस्तु इसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूर की वस्तु किसको नहीं दिखाई देता है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, यानी मायोपिया। यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। यानी उस व्यक्ति को मायोपिया होगा। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की दिखाई देती है, याद रखना। आगे देखिए, हिस्टियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिस्टियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मेयर। याद रखना, हिस्टियोलॉजी के अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। उत्तक जो होते हैं ना, टिश्यू, उत्तकों का अध्ययन हिस्टियोलॉजी में किया जाता है और हिस्टियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बायोप्सी, देखिए बायोप्सी संबंधित है किसके लिए? तो साथियों बायोप्सी का संबंध किससे है या किससे संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, बायोप्सी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। ठीक है, बायोप्सी से क्या तात्पर्य है या बायोप्सी में क्या होता है? तो परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? देखिए कोशिकाएं जो होती हैं ये प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य उपरोक्त सभी से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो भाई शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित जो ग्रंथि है वो कौन सी है? याद रखना, थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो देखिए पेशियों की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है साक्रोमियर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा साक्रोमियर होता है। अगला है, वक्र में, ठीक है, जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यहाँ साथियों ब्रिक होगा, माफी चाहते हैं। देखिए ब्रिक में जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, एंटी, देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? देखिए गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो रिलैक्सिन, जो कि एक मादा जनन हार्मोन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? तो देखिए साथियों, कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वे क्या कहलाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोलिथ कहलाते हैं। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी? यानी यह संकल्पना किसने दी थी? एक जीन एक एंजाइम। तो याद रखिए बीडल एवं टेटम ने, याद रखिए बीडल एवं टेटम ने एक जीन एक एंजाइम की संकल्पना दी थी। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली आधुनिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो आधुनिक इकाई है उसे जीन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जीन। नेक्स्ट है, मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होता है? भोजन। अब मछली को क्यों पाला जाता है? खाने के लिए, तो भोजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैव प्रौद्योगिकी शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो शब्द है जैव प्रौद्योगिकी, इस शब्द का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखो करेक्ट आएगा कार्ल इरेकी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कार्ल इरेकी। एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? याद रखिए, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी रेट्रोवायरल प्रकार की औषधियों का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सिर के अंत कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो भाई मनुष्य का जो कंकाल का जो भाग होता है डेंजर वाला खोपड़ी, उसमें कुल कितना हड्डियां होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 29, ऑप्शन नंबर ए। आमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है? तो साथियों पेट के आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक स्टोर रहता है। ठीक है, आप भोजन करते हैं तो कम से कम 4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगती है। 4 घंटे के बाद ये आमाशय से भोजन जो है निकलने लगता है, तो आपको धीरे धीरे भूख लगना शुरू हो जाता है, याद रखना 4 घंटे तक। अगला है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? अब हृदय से शरीर की ओर जो रक्त को लेकर जाता है उसमें शुद्ध रक्त होता है, और शुद्ध रक्त को धमनी लेकर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, धमनी। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? आप पढ़े हैं कि 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार लगभग धड़कता है। तो वही हृदय जब 1 बार धड़कता है तो उस धड़कन में कितना रक्त लगभग पंप होता है ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 70 मिलीमीटर। ठीक है, अगला है, सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में समय लगता है कितना? तो सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में जो समय लगता है वो 2 से 5 मिनट लगता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्वप्नों के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? स्वप्न देखना या सपने, या जिसको हम बोलते हैं ड्रीम। तो भाई देखिए स्वप्नों के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं? तो स्वप्नों के अध्ययन के विषय को क्या कहा जाता है? तो ओनिरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो देखिए शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो 150 लाख कोशिकाएं, याद रखिएगा।
गुद्दे का भार लगभग कितना होता है? तो भाई मानव के गुद्दे का भार जो है लगभग 150 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो देखिए मानव के रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक समुदाय। ऑप्शन नंबर सी। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो साथियों देखिए नारियल व खजूर जो हैं ये पालमी कुल के पौधे होते हैं। साथियों याद रखिएगा पालमी कुल के पौधे। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो देखिएगा आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वंशागति या माफ करना वंशागति का जो वाहक है वो किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा गुणसूत्रों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा क्रोमोसोम्स को। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो देखिए कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था बिरचाऊ ने। याद रखिए कब? तो 1855 ईस्वी में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने देखा था कोशिकाओं का विभाजन सर्वप्रथम? तो बिरचाऊ ने। और कब? तो 1855 में। उपरोक्त में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया है? तो इनमें से कौन सा नियम है जो मेंडल ने प्रतिपादित किया है? तो देखिए उपरोक्त सभी सही है, करेक्ट होगा। पृथक्करण का नियम भी मेंडल ने दिया है, प्रभाविता का नियम भी मेंडल ने दिया है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी जो है मेंडल ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा कोशिका जो है ना ये 4 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइबोसोम्स की खोज जो है ये रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। रॉबिन्सन एवं ब्राउन जिन्होंने राइबोसोम्स की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो देखिए साथियों विश्व का सबसे बड़ा जीव होता है स्पर्म व्हेल। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? यानी इनमें से कौन एक संक्रामक रोग तो है लेकिन सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है? खसरा भी फैलता है, डिप्थीरिया भी फैलता है, तपेदिक भी फैलता है, टिटनस नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा टिटनस। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो देखिए मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, और इसके उपचार के लिए फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए पीएच मान जब 5.5 से कम हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो भाई अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए अम्लीय वर्षा जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। अम्लीय वर्षा होने का कारण है SO2 + NO2, ये भी आप याद रखना। किस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं? तो साथियों आघातवर्ध्यता किसे कहा जाता है? तो धातुओं को पीट कर पतला करना। धातुओं को पीट कर पतला करना क्या कहलाता है? तो आघातवर्ध्यता। याद रखिएगा। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? देखिए तो यहाँ बात करें अगर एटम यानी परमाणु शब्द की तो ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीक करेक्ट होगा। क्वांटम के खोजकर्ता कौन था? तो क्वांटम की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए क्वांटम की खोज प्लांक ने की थी, मैक्स प्लांक ने। अगला क्वेश्चन है अफबाऊ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए अफबाऊ शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना। साथियों याद रखिएगा निर्माण होना। अगला है वल्फगंग पाउली किस देश के निवासी थे? तो पाउली जिन्होंने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है वल्फगंग पाउली। ये किस देश के निवासी थे? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑस्ट्रिया की। इन्होंने याद रखना न्यूट्रॉनों की खोज की थी, न्यूट्रॉन की नहीं न्यूट्रॉनों की खोज की थी, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। तो भाई क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉन को। बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना पूर्ण रूप से भरे कोषों के इलेक्ट्रॉन को क्रोड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे देखिए एक्रिलिक क्या है? तो देखिएगा एक्रिलिक जो है ना साथियों ये क्या है? तो भाई याद रखिए एक प्रकार का संश्लेषित रेशा होता है ये।
आगे देखिए, किस संश्लेषित हैलोजन यौगिक का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? तो भाई इनमें से कौन सा एक संश्लेषित हैलोजन यौगिक है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है? तो करेक्ट आएगा क्लोरोक्विन का, याद रखिएगा। कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? तो सबसे छोटे आकार का जो परमाणु है वो होता है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पीड़ाहारी ज्वारनाशी गुणधर्म वाली औषधि इनमें से कौन सी है? तो भाई पीड़ाहारी ज्वारनाशी गुणधर्म वाली यानी उस प्रकार की मेडिसिन जिससे दर्द और बुखार दोनों का ही इलाज किया जा सकता है। तो देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन। अगला है, एर्लिस ने प्रथम प्रभावी प्रतिजीवाणु को बनाने में सफलता प्राप्त करी थी। तो भाई उस प्रतिजीवाणु का नाम क्या है जिसको एर्लिस ने बनाया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, प्रोटॉन्सिल। ठीक है, इसको कब बनाया था एर्लिस ने? तो 1932 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? साथियों देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को अपवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्यों? तो देखिए, एल्कोहल जो होता है ये साथियों पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, क्यों? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वथनांक जो होता है, एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है ये पानी से कम होता है, इस कारण ये जो है ना पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, यानी अधिक ठंडक होती है। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो वह विकृति क्या कहलाती है? देखिए, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो उस विकृति को अनुदैर्ध्य कहते हैं। जैसे कि ध्वनि तरंग जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है किसके लिए? तो भाई ब्लूटूथ का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क में, यानी बिना तार के एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को जोड़ने से या जोड़ने में, याद रखना। निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा एक अदृश्य कण है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों दृश्य कण हैं, देख सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों जो है ये अदृश्य कण है, ना देखा जाने वाला कण, याद रखना। मैंने अभी आपको बताया था न्यूट्रॉनों की खोज की थी पाउली ने। चलिए तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? देखिए, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो भाई प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो देखिए, विद्युत धारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका आपका मात्रक एम्पियर होता है। तो देखिए, विद्युत धारा की अगर बात की जाए ना यहाँ, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो देखिए, टंगस्टन का गलनांक साथियों 3380 यानी 3380 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेल अपने सिरों के बीच, सेल यानी बैटरी अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, इस विभवांतर को क्या कहते हैं? तो भाई वोल्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, वोल्ट। ईंधन क्षमता को उष्मीयमान का मात्रक, ईंधन क्षमता का उष्मीयमान का मात्रक क्या होता है? देखिए, ईंधन क्षमता के उष्मीयमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण यानी धक्के या आकर्षण यानी खिंचाव को क्या कहते हैं? तो देखिए, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण या अपकर्षण यानी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं साथियों, फोर्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में ये बहुत ही मज़ेदार 65 क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कुछ क्वेश्चंस सरल थे और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे, तो इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर पसंद आई है तो एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।